तालिबान पाकिस्तान। 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर रशीद। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बड़ी पेशकश कर दी। कहते हैं कि पाकिस्तानी तालिबान हथियार डाल दें तो मुआफ कर देंगे। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी मसले का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात हैं। कलअदम TTP के कुछ ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। तालिबान हुकूमत मुज़ाकरात में ताउन कर रही है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि कलअदम तहरीके तालिबान की हालिया कार्रवाइयाँ एक लहर का नतीजा हैं। In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this TTP. Are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or yes, on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead, which I always believed was the case in Afghanistan. So why is the TTP attacking Pakistani security forces if they're talking to you and trying to reach a negotiated settlement? I think that was just a spate of attacks, but we are talking. We might not reach some sort of a conclusion in the end, a settlement, but इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कलअदम तहरीके तालिबान की जानिब से मुख्तलिफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती रहीं, जिनका इतराफ़ भी उन्होंने किया। अमन की ख्वाहिश यकीनन अच्छी बात है, लेकिन सर, क्या हम अपने बच्चों के कातिलों को माफ़ कर दें? ये सवाल तो आप इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से पूछे ना, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। पॉलिसी तो वो बनाते हैं। और दूसरा जो मेन पॉइंट जो मैं आपको बता सकता हूँ तजिया के तौर पे और हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट की पॉलिसी के तौर पे, वो ये है कि आपने सबसे पहले पॉलिसी के लिए आपकी रियासत की पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी, पाकिस्तान को दो किस्म के खतरे, एक भारत से, ज़्यादातर भारत का अटैक कश्मीर पे इधर से उधर से फौज का या जो भी एयरफोर्स का, और उसके अलावा भारत दहशतगर्दी कराता है, और दूसरा अफगानिस्तान से। ये दो बड़े पहलू रहे हैं पिछले 20 साल से और अभी भी हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका और उसके नेटो फोर्सेस निकल गई हैं, तो पीछे अफगान तालिबान रह गए हैं, और उसके अलावा वहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ नामों के मौजूद हैं। नाम बदल जाते हैं, नाम से नहीं फर्क पड़ता। आज किसी तहरीक ने या मूवमेंट ने या मिलिटेंट ने या टेररिस्ट ने एक नाम रखा है, कल दूसरा हो जाएगा। तो नाम से क्या फर्क पड़ता है? आप पाकिस्तान की पॉलिसी दें, जो हम इंसिस्ट करते हैं पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट, कि पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दी हो या रवायती फौज का हमला हो या एयरफोर्स का हमला हो या बम का हो या जो भी पाकिस्तानियों के खिलाफ और पाकिस्तान के अंदर जो भी हमला होगा किसी का, उसका डिसप्रोपोर्शनेट जवाब दिया जाएगा। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बम से दिया जाएगा। मीनिंग कि अगर अफगानिस्तान से आता है या कहीं भारत से आता है, ये जहां से भी अटैक आता है, तो आप उधर जाके भी अटैक करने को तैयार। ये पहले पॉलिसी तो लाए ना, और अपनी ताकत भी दिखाएं, ताकि आपने अगर किसी से बात भी करनी है तो सबसे पहले आप अपनी पॉलिसी और अपनी ताकत को उनको क्लियर करें, क्योंकि निगोशिएशन जो होती हैं किसी के साथ दुनिया में, वो ताकत से होती है। कमजोरी वाली निगोशिएशन तो नतीजा कुछ नहीं निकलता, पहली बात। दूसरी बात, अगर कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स होगी, कंफ्यूज्ड नेगोशिएशंस होंगी, तो उसका नतीजा बुरा निकलता है। मसलन आप अमेरिका को देख लें, सुपर पावर थी, दोहा में टॉक्स हो रही थी अफगान तालिबान के साथ, लेकिन अमेरिका खुद भी क्लियर नहीं था कि उसने अफगानिस्तान से निकलना तो है, कैसे निकलना है। उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? काबुल फॉल हुआ, अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया, अमेरिका की सारी दुनिया में बेइज्जती हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी नंबर 1 ऊपर पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो भी है
जिससे भी बात हो रही है या कोई इसके अलावा भी, उनको पता हो कि आप कमजोरी से बात नहीं कर रहे, आप लड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसको तबाह करने के लिए तैयार नहीं है, आपकी बात में कोई वजन नहीं होगा। वो 2 दिन अगर हो भी गया मुआवजा तो 4 दिन चलेगा। सो पहले तो ये क्लियर करें। दूसरी, इसके गारंटर लेके आए, कौन गारंट जो भी करेगा किसी के साथ भी हो, इसके अलावा भी वहां पर नॉन स्टेट एक्टर दूसरे भी मौजूद है, कल वो कार्रवाई कर देंगे, फिर आप क्या कहेंगे? आप एक ग्रुप के साथ मुआहदा करते हैं, कल कोई और ग्रुप कर देते हैं, वो कहेंगे जी हमने तो किया ही नहीं। तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं। इनके पास क्योंकि पॉलिसी है ही नहीं, गवर्नमेंट के पास, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास ना अब पॉलिसी है ना पहले पॉलिसी, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये नहीं कि मुशर्रफ के पास भी नहीं। आप क्लियर पॉलिसी बनाएं कि जनाब पाकिस्तान से हमला बर्दाश्त नहीं हो सकता, अब बात करें, उसके बाद फिर आप किसी से बात करेंगे ना, उसका कोई नतीजा तो तब निकलेगा। सही। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। सर, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कलअदम तहरीक तालिबान को इतनी बड़ी पेशकश की गई, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि दहशत गर्दी के मुतासरीन सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी को भी इस सिलसिले में ऑन बोर्ड लिया जाता? जी, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर उनको भी ऑन बोर्ड ले लेते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उनसे बातचीत भी की जाए और उनके ऊपर दबाव भी रखा जाए अस्करी लिहाज से। तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। ये नहीं कि जब आप बातचीत के लिए एक अपना प्रपोजल दें तो इसके साथ साथ अस्करी दबाव जो है उसको नरम कर दें। मेरे ख्याल में वो भी रखना चाहिए और इसके साथ ये जो पेशकश की है ये सही है। अगर वो मानते हैं और वाकई में सियासी धार में आना चाहते हैं और एक पुरअमन तंजीम की तरह पाकिस्तान में ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो वेलकम है। लेकिन अगर इसी तरीके से उनकी मतलब ये कि हमें उस पर ना रखें, ना प्रेशर में ना रखें और इस तरीके की हरकतें जो कि एक दुश्मन मुल्क कर सकता है वो ये कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा उठाया है कि अफगानिस्तान के हालात ऐसे थे जिसमें वो ऑपरेट कर सकते थे। अब तो तालिबान की वहाँ हुकूमत है और हम तालिबान की हुकूमत से तवक्को भी ये करते हैं कि वो इनको हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे कि ये इस किस्म की पॉलिसीज़ अख्तियार करें, जारहाना पॉलिसीज़ जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि अवाम के लिए सितंबर भी सितमगर रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में महंगाई की शरह बढ़कर 9% हो गई। शहरों में महंगाई की शरह 9.13% और देहात में 8.77%। 30.4% और प्याज 32.49% महंगे हुए। एक बार फिर से सितंबर के महीने में महंगाई की शरह में इजाफा देखा गया और शहरों में महंगाई की शरह 9.13% तक रिकॉर्ड की गई। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। वकास, बताएगा क्या आदाद और शुमार सामने आए सितंबर के महीने में? जी बिल्कुल, अगस्त के मुकाबले में सितंबर के दौरान अगर देखा जाए तो महंगाई की शरह में 2% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और सितंबर में महंगाई की शरह रवा माली साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अगस्त के मुकाबले में सितंबर के दौरान महंगाई की शरह में 2.12% का इजाफे के साथ अब ये 8.98% पर पहुंच चुकी है और शहरों में जो है महंगाई की शरह तकरीबन 9.13% है, जबकि देहातों में महंगाई की शरह 8.77% रिकॉर्ड की गई है। एक महीने के दौरान जो है चिकन की कीमत में 42.4% इजाफा हुआ है और प्याज 32.49% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दाल मसूर 15%, अंडे 14.6%, आटा 9.69% और गंदम की कीमत में 7.31% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यही हाल देहातों का भी है, जहाँ पर देहातों में जो है एक माह के दौरान चिकन सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। इसमें 47.95% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और प्याज 44.56% इजाफा हुआ है। जबकि सितंबर में बिजली की कीमत में भी 11.4% का इजाफा हुआ है और मोटर फ्यूल की कीमत में 1.67% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया वकास अजीम, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि करंट लगने से अमवात पर नेपरा ने हेस्को को 3 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा के मुताबिक जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 के दौरान करंट लगने से 15 अफराद जाँ बहक हुए। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 15 में से 12 अमवात में हेस्को को कसूरवार करार दिया गया है। आपको बताएं कि
तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 15 में से 12 अमवात में हेस्को को कसूरवार करार दिया गया है। 12 अमवात में 5 हेस्को के मुलाजमीन जबकि 7 शहरी शामिल थे। करंट लगने से अमवात पर नेपरा ने हेस्को को 3 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा के मुताबिक जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 के दौरान करंट लगने से 15 अफराद जान बहक हुए। इसी हवाले से बात करेंगे, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस जुर्माने के हवाले से। जी बिल्कुल, ये हेस्को के हवाले से जो है जुलाई 2019 से अक्टूबर 2020 के दौरान करंट लगने से जो शहरियों के मौत का मामला था, उस पर हेस्को को 3 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। तो इस दौरान जो है 15 अफराद की जो है वो हलाकतें हुई हैं। उनकी जो तहकीकात की 3 मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दी गई थी और उसमें जो 15 में से 12 अमवात जो हैं वो हेस्को उसमें जो है कसूरवार है। 5 हेस्को के मुलाजिमीन हैं, जबकि 7 जो है वो आम लोग थे। अथॉरिटी ने नेपरा एक्ट के तहत हेस्को को शोकॉज नोटिस भी जारी किए, तो तमाम तर मामलात के बाद जो है वो 13 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है हेस्को की लापरवाही की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। पेट्रोल महंगा हुआ तो वजीर खजाना शौकत तरीन ने इसे खित्ते में सबसे सस्ता करार दे दिया। ये भी कहा कि अवाम को मछली नहीं देंगे बल्कि पकड़ना सिखाएंगे। खजाने की चाबी और महंगाई का चैलेंज। शौकत तरीन को 6 माह होने वाले हैं मगर नताइज सामने नहीं आए। आसमान को छूती महंगाई और तारीखी बेरोजगारी। कौम का सवाल यही है और वजीर खजाना का जवाब है मछली नहीं देंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे। हम लोगों को वी विल टीच देम हाउ टू कैच फिश। मछली पकड़ना सिखाएंगे, मछली नहीं सिर्फ दे दिया करेंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हैं। हमारी आवाम खुददार है, हमारे निचला तबका भी खुददार है। आमदनी कम, महंगाई ज्यादा, आवाम की कुव्वत खरीद दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसे में चारा और कांटे खरीदने के भी लाले बढ़ जाएंगे। आवाम पहले ही महंगे पेट्रोल पर जले भुने बैठे हैं। वोट तो डाला है इसको, लेकिन अब वो हमारी चीखें निकलवा रहा है। दोबारा गलती नहीं करेंगे इसको वोट डालने की। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। हर 15 दिन के बाद 4 रुपए 5 रुपए बढ़ेंगे, क्या होगा? हम लोग ही जलील होंगे। दरमियाने तबके के लोग हैं ना, पिसके रह गए हैं। हमारी सिर्फ इसको हाँ है। सिर्फ अवाम ही नहीं, अरकान पार्लियामेंट भी हालिया महंगाई की वजह से हुकूमत पर काफी बरहम नजर आते हैं। पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में इजाफे शदीद मजम्मत करते हैं। हर दिन जो महंगाई कर रहे हैं तो एक ही दफा क्यों नहीं हम लोगों को खत्म कर देते हैं। गुज़श्ता 3 सालों से तब्दीली सरकार ने सिवाय महंगाई के बम फोड़ने के और कुछ नहीं किया। वैसे वजीर खजाना ने ये मछली पकड़ना तो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया है। हमारे खान साहब तो इससे पहले हकीकत में मईशत की बहाली के लिए मुर्गियां, बकरे और कट्टों वगैरह को कामयाबी से इस्तेमाल कर चुके हैं। भैंसें, गाय, मसलन गाय, भैंसें, मुर्गियां देंगे अंडे। देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, भैंसों को बड़ा कर सके। जो बछड़ा होता है जिसको कटा कहते हैं, चाइना की गाय है वो 6 गुना ज्यादा दूध देती है हमारी गाय से। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। फौरी हल के बजाय ये मछली पकड़ने जैसी बातें आवाम की समझ में नहीं आ रही और ये बात हुकूमत जल्द समझ जाए तो अच्छा है। 2023 ज्यादा दूर नहीं। महंगाई का तूफान ऐसा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से वकास अजीम की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से इंतहाई मायूस दिखाई देते हैं। अवाम क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। की कीमतें बढ़ी हैं, इससे ये है कि आवाम के ऊपर एक और महंगाई का बम इन्होंने फेंक दिया है। दूसरा ये है कि पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं, आपको पता है कि उससे अशियाए खुर्दनोश जो है वो भी महंगी हो जाती हैं। हुकूमत जो है डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से आवाम को जो है दुख को तकलीफें दे रही, क्योंकि पेट्रोल जो है उसकी कीमतें ज़्यादा हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए पेट्रोल की कीमतों में कमी करे। ये पेट्रोल जो महंगा हुआ ये गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात ये पैदा करेगा। हम ये हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान हुकूमत में अवाम किसी अच्छी खबर सुनने के लिए तरस गए हैं। मुल्क में लूट मार सेल जारी है। खान साहब ने अपना 3 साला दौरे इक़्तिदार सिर्फ अवाम का तेल निकालने पर ज़ाया कर दिया। फ़ायदा सिर्फ ATMs को दिया गया। इमरान खान को वसीतर कौमी मफाद में एक और यू टर्न लेना चाहिए। अपनी पॉलिसियों को 180 डिग्री पर मोड़ दें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि इमरान खान की इस हुकूमत में अवाम अच्छी खबर सुनने को तरस गए हैं। मुल्क में लूट मार सेल जारी है। खान साहब ने अपना 3 साला दौरे इक़्तिदार सिर्फ अवाम का तेल निकालने पर ज़ाया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से सूबाई वज़ीर मवासलात सरदार आसिफ नकवी ने मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब असम्बली के पार्लिमानी उमूर और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और सेक्रेटरी मवासलात कैप्टन रिटायर्ड असद भी मुलाकात में मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब असम्बली में दीगर असम्बलियों के मुकाबले में रिकॉर्ड कानून साजी की गई है। बतौर हाउस कस्टोडियन अपोजिशन के मुअज़्ज़िज़ अरकान को भी कानून साजी के लिए साजगार माहौल फराहम किया है, जिस पर सरदार आसिफ नकवी का कहना था कि इसमें शक नहीं, स्पीकर पंजाब असम्बली ने कानून साजी के अमल को तेज करने में अपना मुस्बत किरदार अदा किया है। कराची से खबर है, जहां सचल से 1 माह कबल 1 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किए जाने वाले मुख्वी उमर फारूक की लाश पेशावर से बरामद कर ली गई। मकतूल उमर फारूक को उसके दोस्त गुल रहमान ने साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया और लाश ड्रम में डालकर अफगानिस्तान भेजने की कोशिश की। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। जंग और जियो मीडिया ग्रुप के बानी मीर खलीलुर रहमान मरहूम की अहलिया बेगम महमूदा खलीलुर रहमान की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उन्हें सपुर्द खाक कर दिया गया। मीर शकीलुर रहमान की वालिदा और मीर इब्राहिम रहमान की दादी की नमाज जनाजा तारिक रोड पर वाक़े रहमानिया मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में अजीज़ व अकारब, सीनियर सहाफ़ियों, मीडिया, सियासी, समाजी और अदबी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। महमूदा खलील को तारिक रोड के कब्रिस्तान में मीर खलीलुर रहमान के पहलू में सपुर्दे खाक किया गया। भूख बहुत लगी है, कुछ खाने को दो। हंगरी में शादी की तकरीब के दौरान खाना खाने की इजाजत न मिलने पर खातून फोटोग्राफर गुस्से में आ गई। दुल्हे के सामने तमाम तस्वीर डिलीट कर दी और दुल्हा बेचारा देखता ही रह गया। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ऐसा ही वाकया हंगरी की एक शादी की तकरीब के दौरान पेश आया। हुआ कुछ यूं कि खातून फोटोग्राफर ने दुल्हे और दुल्हन की तस्वीर बड़े शौक से उतारी, लेकिन जैसे ही 5 बजे तो वो थक गई और उसी वक्त खाना शुरू हो गया। फोटोग्राफर खाना खाने की तैयारी पकड़ती है और उसका दोस्त उसे रोक लेता है और मजीद तस्वीर उतारने का कहता है। फोटोग्राफर खातून ने दोस्त से दरखास्त की 10 से 20 मिनट का ब्रेक दिया जाए ताकि मैं कुछ खा सकूं, मगर दोस्त मैं न मानूं की जिद पर कायम रहा। दोस्त ने कहा, या तुम तस्वीर ले लो या फिर बगैर पैसे वसूल किए यहाँ से चली जाओ। ये सुनते ही खातून को गुस्सा आ गया। शादी की तकरीब के दौरान उसने तोड़ फोड़ तो नहीं की, अलबत्ता सारी तस्वीर दुल्हे के सामने ही डिलीट कर दी। तस्वीर डिलीट होने के बाद दुल्हा बेचारा देखता ही रह गया और कुछ बोल भी ना सका। ठीक कहते हैं, इस तरह के कामों में इस तरह तो होता ही है। अगर खातून फोटोग्राफर को खाना खाने की इजाजत दे दी जाती तो ऐसा वाकया पेश ना आता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ज़ेर-ए-तमाम डिस्ट्रिक्ट और अक्सई में ऑल पाकिस्तान साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के ज़ेर-ए-तमाम होने वाली साइकिल रेस में मुल्क भर से 34 साइकिलिस्ट ने शिरकत की। KPK के साइकिलिस्ट ने पहली तीनों पोजीशन जीतकर मैदान मार लिया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।